अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन शॉर्ट जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनर के वो क्या पूछेगा आपसे? जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें दो तीन बातें हैं। नंबर वन तो ये है कि 60s 70s में डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट्स थे उनकी थेरीज स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स। दे बिल्ड वेरियस theories विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स। और उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस दुनिया को एक डेवलपमेंट का मॉडल देना था, मॉडर्नाइजेशन का एक मॉडल देना था, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मॉडल देना था। एंड इवन उससे भी पीछे जो इस इन थेरीज की फाउंडेशंस थी वो ये थी कि एट at that time the world was grappling with two different economic systems, which were not just economic systems but also the political philosophies of that time. So इसको आप यूएसएसआर और यूएसए के रेफरेंस से देखें। It was war of two giants that, and this war encompassed the clash between two different economic systems. तो उस टाइम पे जो वेस्ट की तरफ से वेस्ट लेड जो इकोनॉमिस्ट थे या जिनके नजरियात कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, उन्होंने दुनिया को कहा कि अगर आप वेस्ट का इकोनॉमिक सिस्टम एंड वेस्ट की तरह अगर आप अपने आप को मॉडर्नाइज करते हैं, विच मीन्स यू बिल्ड देयर your institutions, you transform your institutions, whether it is governance or other institutions of the society, your education, your religion, your societal relationships, अगर आप इन इंस्टीट्यूशंस को वेस्टर्न वैल्यूज वेस्टर्न पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली बिल्ड करते हैं तो आप भी वेस्ट की तरह तरक्की करेंगे। इन शॉर्ट ये मॉडल्स थे डिफरेंट, मॉडर्नाइजेशन की थेरीज थी, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थेरीज थी। अब हमारा क्वेश्चन है कि in this war between two different economic philosophies, where does the gender come? या जेंडर का क्या पर्सपेक्टिव या क्या एनालिसिस पेश किया जा सकता है? तो जेंडर का पर्सपेक्टिव ये था कि बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन द when political leaders, when economists, when statesmen, when intellectuals of the West were promoting globalization, they were supporting globalization, and there was, globalization mantra going on across the world. Those are the times when many countries in Europe were thinking about coming into some sort of such union in which we become one और we cooperate with each other, जिसको हम आज के दौर में फिर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो जेंडर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है? सीधी सीधी बात यह है, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड जेंडर। पहला तो हमारा लेवल ऑफ एनालिसिस ये हो गया। आपसे सिंपली ये सवाल पूछा जा सकता है पाकिस्तान की औरत पे या पाकिस्तान की फेमिनिस्ट मूवमेंट पे या पाकिस्तान की कल्चरल वैल्यूज पे ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स क्या हुए हैं। दैट मींस एग्जामिनर आस्किंग इज आस्किंग फ्रॉम यू द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द कंडीशंस ऑफ जेंडर इन पाकिस्तानी सोसाइटी। सो क्या जो दुनिया तरक्की कर रही है या जो डेवलपमेंट के अगला अगला लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है या सेकंड क्वेश्चन क्या है अगर हम जेंडर के रेफरेंस से बात करें?
सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या जो दुनिया में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, विच वाज द केस फॉर मैनी कंट्रीज, when globalization removed the barriers between different countries, when there was increased trade, increased economic activity, reduced border movements, reduced checks and balances, intensification of global economic links, तो उस टाइम बहुत सारे कंट्रीज ने तरक्की की है। उस टाइम क्या औरत ने भी तरक्की की है? क्या औरत के ऊपर भी वही असरात मुरतब हुए हैं, या विमेन जो हैं वो इस डिस्कशन से भी आउट हैं, इसमें भी वो बेनिफिशरीज नहीं है? हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हैज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड चेंज्ड द फेट ऑफ विमेन अक्रॉस द वर्ल्ड? ये हो गया सेकंड क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन, इस डिस्कशन में कि ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर क्या इम्पैक्ट्स क्या हुए जो कंट्रीज ने, या फिर आप ये कह लें कि दुनिया में जो ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस बड़े हैं, या जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस कह लें कि इंटरनेशनल रिलेशंस के औरत के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं। सो सिंपली जेंडर थ्रू द लेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस इज आवर डिबेट, दिस इज आवर टॉपिक। इस हेड में हम इसकी वेरियस डायमेंशन देखेंगे। नाउ आई वांट टू बिल्ड योर फाउंडेशंस। सबसे पहले चूंकि ये क्लैरिटी आपके माइंड में होगी, तो यू वुड बी एबल टू आइदर सपोर्ट और क्रिटिसाइज लिबरल फेमिनिज्म, जो कि फेमिनिज्म की पहली टाइप है और जिसने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को इंस्पायर किया। सो लिबरल फेमिनिज्म या फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, उसके उसके नेगेटिव साइड्स क्या हैं, डार्क साइड्स क्या हैं, उसकी पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैपिटलिज्म ने कैसे, अब हम जब इकोनॉमिक्स की तरफ आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, तो लॉजिकली द फर्स्ट द स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन शुड बी कैपिटलिज्म एंड जेंडर। तो अब आप आगे जाके किसी चीज को सपोर्ट करना है, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना है, या आप किस अंदाज से आपको सोचने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, इस वजह से हम सबसे पहले जो चीज कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म ने औरत को कैसे इम्पैक्ट किया है। अब वाई कैपिटलिज्म, हम दुनिया के एक इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे थे, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो कि उस टाइम के इकोनॉमिस्ट्स और थेरिस्ट्स थे, जिनको हम मॉडर्नाइजेशन थेरिस्ट कह रहे हैं या डेवलपमेंट थेरीज जिन्होंने दी। चूंकि एक इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है और इकोनॉमिक सिस्टम भी वो जो कि उस टाइम के थेरिस्ट एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, एंड दे सक्सीडेड इन एक्सपोर्टिंग that's economic system across the world, due to which these days we see that all across the world the economic system is capitalism। इस वजह से हमारी पहली तो फिर डिबेट यहाँ से शुरू हो रही है ना कि उस टाइम के जो विनर्स थे, उस टाइम के जो इकोनॉमिक जायंट्स थे, उस टाइम की जो सुपर पावर्स थी, they actually spearheaded, they were the protectors, promoters, and they were the leaders of capitalist economic system। इस वजह से हमारा सबसे पहला सवाल कि कैपिटलिज्म ने औरत को कैसे इम्पैक्ट किया है। नाउ यू कैन इमेजिन capitalism from the perspective that capitalism is an economic system which is not the economic system of any single state. It was global economic system at that time, or it was being tried to make it global economic system। So from that lens, अब हम इसको कैपिटलिज्म कह लें या ग्लोबलाइजेशन कह लें, इनडायरेक्टली हमारा एनालिसिस उस टाइम के इकोनॉमिक सिस्टम पे ही फोकस करेगा। तो सबसे पहले, हाउ कैपिटलिज्म हैज ब्रॉट अ शिफ्ट इन जेंडर रोल्स एंड जेंडर रिलेशंस। कैपिटलिज्म आ गया, इसने
एक कोई भी रैंडम स्टेट उठाते हैं, कोई भी रैंडम सोसाइटी उठाते हैं, उसमें मर्द और औरत के रिलेशंस को कैपिटलिज्म ने चेंज कैसे किया है, ट्रांसफॉर्म कैसे किया है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। क्वेश्चन हमारा ये हो गया, या हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये हो गया। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि सबसे पहले, अब ये चीजें जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन की हैं, सो आई वोंट गो इनटू देयर डिटेल्स, इस तरह की डिटेल्स कि मैं आपको कंसेप्चुअली समझाऊं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है औरत पे। So first thing that capitalism did was increased employment opportunities for women. Positive aspects, उसमें पहला, औरतों के लिए एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कैपिटलिज्म ने दी। कैसे दी, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम जो बेसिकली बेस ही करता है मैस प्रोडक्शन पे। आप आप इतना कुछ प्रोड्यूस करते हैं कि वो सोसाइटी की जरूरत हो ना हो, आप सोसाइटी की जरूरत बनाते हैं। सो योर चॉइसेस, योर वट एवर यू यूज इन योर डेली लाइफ, आपकी लग्जरीज को आपकी जरूरियात में कन्वर्ट जब तक नहीं किया जाता, तब तक कैपिटलिज्म चल नहीं सकता। सो कैपिटलिज्म का पर्पस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, विच मीन्स मैं प्रॉफिट अगर अपना मैक्सिमाइज करना है तो मैंने एक इंडस्ट्री से दो बनानी है, दो से तीन, तीन से चार, उससे मैंने पूरा नेटवर्क बनाना है, बिजनेसेस का, इंडस्ट्रीज का, वट एवर द वेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आई एम यूजिंग। अब इतना कुछ बना लेना तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है कि मैं मोटरसाइकिल बनाना है, मेरा काम, मेरी इंडस्ट्री है बाइक्स की। मैं इतनी एक बाइक्स बना दूंगा कि मैं वो यहाँ पे लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आई स्टार्ट एक्सपोर्टिंग देम टू अदर कंट्रीज किसी भी तरह। और सोसाइटी में जिन लोगों को मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं भी है, आई ट्राई टू एडवर्टाइज माई प्रोडक्ट, आई ट्राई टू चेंज परसेप्शंस ऑफ पीपल, आई ट्राई टू सेट ट्रेंड्स इन सोसाइटी के किसी भी तरह लोगों की जो चीज जरूरत नहीं भी है वो उनकी नीड बन जाए और मैं चीजों को बेच सकूं। एडवर्टीजमेंट में आजकल आप लेटेस्ट एग्जांपल ले लें ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग में आप देखें, हम बहुत सी ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, ये परफेक्टली कोई जरूरत नहीं होती हमें। तो कैपिटलिज्म ने, जब चूंकि कैपिटलिज्म का पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, इस वजह से बिजनेसेस की एक्सपेंशन हुई, एंड इन दैट process of expansionism in order to secure maximum benefit, this was but a natural outcome that there were increased economic opportunities, which ultimately absorbed many women in those societies. औरतों को काम मिला, बहुत सा काम मिला, कपड़े की इंडस्ट्री में मिला, बाकी इंडस्ट्रीज में मिला। उनको उनको कोई अच्छा काम नहीं मिला, मीनियल जॉब्स थी, इंफीरियर जॉब्स थी, बट एट लीस्ट दे वर एब्जॉर्ब्ड। और जब ये अक्सर कहा जाता है कि अगर एक घर में औरत भी कमाती है तो दैट मीन्स उस घर में दो मर्द रहते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब हुई, लिबरल ट्रेड पॉलिसीज, ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, कैपिटलिज्म, अब जब तक, अब ये है वो मिसिंग लिंक कि क्यों ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे कैपिटलिस्ट कंट्रीज, क्यों दूसरे कंट्रीज के साथ इस चीज पे बजित थे कि भाईजान हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो एक, आप हमारे साथ ट्रेड करें, हम तो आपसे टैक्स लेंगे ही नहीं, फ्री ट्रेड करें हमारे साथ, चीजें दें और लें, क्योंकि इतना कुछ प्रोड्यूस कर लिया था, अब उसको कहीं बाहर निकालना था। सो दिस लिबरल ट्रेड पॉलिसीज एंश्योर्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर women। अगली बात आप डिस्कस कर सकते हैं कि जब उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी तो जेंडर रिलेशंस कैसे शेप हुए। ट्रेडिशनल जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कैपिटलिज्म का। आप इसको कह सकते हैं कि इट वाज रेवोल्यूशनरी इन इट्स स्पिरिट। You can say that this was the watershed movement, first ever phase in the history, फर्स्ट एवर फेज इन द हिस्ट्री, जब जो ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर थी कि औरत घर में मर्द बाहर, दैट वाज चैलेंज्ड
एक्सक्यूज मी। दैट वाज चैलेंज, क्योंकि ना सिर्फ औरतों ने बाहर निकली, औरतें घर से, उन्होंने डिफरेंट काम किए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई वर्क की, वो इंडस्ट्रीज में आई। सो दिस वाज रेवोल्यूशनरी इन इट्स स्पिरिट, कि जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड जिनको समझा जाता था, जिनको लेसर देन ह्यूमन समझा जाता था, जिनको इनकेपेबल समझा जाता था, जिनको अनफिट समझा जाता था, उन्होंने जाके डिफरेंट बिजनेसेस में काम करना शुरू कर दिया। सो जो चैलेंज्ड ट्रेडिशनल जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर, यानी यानी लेबर कौन करेगा उसको जेंडर की बेसिस पे डिवाइड करना। सो जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर जो है, जो ट्रेडिशनल थी, चलती आ रही थी, दैट वाज चैलेंज। दिस वाज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। अगला हमारा पॉइंट है कि एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस मिला औरतों को, gave a sense of independence to women. This was again something very important. यूं समझ लें कि when they started to earn, when they were being respected by their male counterparts due to their increased contribution caused by their earned money that they earned from the business. So घर में जब वो भी कमा के लेके आने लगी, तो उससे मेल जो थे घर में, उनका मेन जो थे, उनका एटीट्यूड चेंज हुआ। एंड वन थिंग, कि औरत जिसको हमेशा के लिए घर की एक जो वो समझा जाता था दैट दे आर डूम्ड टू स्टे इन 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 होम, उनको जाहिर है जब उन्होंने काम कोई, देयर वाज अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, देयर वाज ए चेंज ऑफ देयर रोल और जॉब, जो कि सेंचुरीज से चलता आ रहा था। सो दिस अल्टीमेटली गिव देम ए सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। और अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जब तक औरत जहनी तौर पर खुद अपने आप को बराबर या आजाद नहीं समझती, बाकी तो सारी डिबेट्स ही फ्लॉड है। आप फेमिनिस्ट मूवमेंट निकाल लें, जितनी मर्जी किताबें जेंडर पे लिख रहे हैं, जब तक आप एक औरत के जहन में ये चीज नहीं डाल देते, तो क्या आप इक्वल हैं, क्या आप इंडिपेंडेंट पैदा हुई हैं, यू कैन हैव योर चॉइसेस इन इन योर लाइफ। जब किसी औरत के माइंड में ये बात एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अपने आप को खुद ही बराबर नहीं समझती, तो फिर उसको एम्पावर करने की तमाम कोशिशें नाकाम है। सो दिस इज अ फाउंडेशनल स्टेप, this is a fundamental thing, this is basic to all other efforts of empowering women. So this their sense of independence served as a bedrock of all other movements or efforts or steps or policies for their empowerment. पहली चीज तो ये थी, बाद में फिर बाकी चीजें, all other things, all other policies, steps, thoughts were built on this bedrock that we are free. ये अगर ना होता, इसी चीज, क्योंकि इस सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ने ही उनको इंस्पायर किया टू डिमांड देयर राइट्स। इस सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ने ही उनको ये सेंस दिया कि इफ वी आर वर्किंग देन वी हैव राइट टू इक्वल वेजेस एज वेल। हम भी काम कर रहे हैं, मर्द भी काम कर रही हैं, तो हमारी वेजेस भी मर्दों के बराबर होनी चाहिए। सो दिस वाज, नाउ यू कैन रियलाइज कि कैसे कैसे उन्होंने जो जो कुछ डिमांड किया उसकी फाउंडेशन पे ये चीज थी। तो दिस वाज अगेन समथिंग रेवोल्यूशनरी, उनको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस मिला। देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस में जो विमेन का रोल है वो रिकॉग्नाइज हुआ। recognition of the role of women in the economic activity or economic growth or economic process,
दिस अगेन इज समथिंग रेवोल्यूशनरी, मतलब कैपिटलिज्म की के साथ बहुत मसले हैं दुनिया को, और वो ठीक भी हैं, बट दिस अगेन वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक ये चीज तो कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं की गई थी कि औरत का कोई रोल भी है मुआशरे में, इकोनॉमिक्स को लेके। औरत एक जनरेशन को ट्रेन करती है, एक जनरेशन ऑफ वर्कर्स, ए जनरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। उसको औरत ट्रेन करती है, औरत फीड करती है, औरत नर्चर करती है, फिर औरत घर में अनपेड काम करती है। जो घर में औरत काम करती है दैट इज अनपेड लेबर, उसको उसकी लेबर उसका पे नहीं किया जाता। ये सारी चीजें तो कभी रिकॉग्नाइज थी ही नहीं कि कोई औरत का कोई रोल भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। एक्चुअली women were always part and parcel of the economic activity। औरतें बेचारी घर में काम करती थी, घर के बाहर फील्ड्स में भी काम करती थी, अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की बात करें तो। सो ये जो रिकॉग्निशन मिली विमेन को कि उनका भी कोई रोल है इकोनॉमी में, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स, दे आर ऑल्सो वर्कर्स, दे आर ऑल्सो ट्रेंड लेबर, दे आर ऑल्सो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, दे आर ऑल्सो engaged in production, distribution and even consumption of things। ये जो रोल था इनका इकोनॉमी में, ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज हुआ ड्यू टू कैपिटलिज्म। फिर समथिंग इक्वली इंपॉर्टेंट कि कैपिटलिज्म हो चुका। कैपिटलिज्म ने कहा कि भाई अमेरिका और चाइना, चाइना और अमेरिका, यूके और रशिया, रशिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये तो सारे भाई भाई हैं, हम तो सारे दोस्त हैं, हमारी तो कोई जंग ही नहीं है। मकसद क्या था? अपने प्रोडक्ट्स बेचना। तो ग्लोबलाइजेशन कह लें कि कैपिटलिज्म का पैदा किया हुआ एक बच्चा था। ग्लोबलाइजेशन हो गई, ट्रेड बढ़ गया। इस ट्रेड में अब जब डेवलप्ड वर्ल्ड की भूख नहीं मिटी, कैपिटलिस्ट जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े बड़े रिच जो फैमिलीज थी, उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि अपने कंट्री में अपना बिजनेस रखा। दैट दोज बिजनेसेस were were expanded to such an extent that they crossed the boundaries of those states। अब जो यूएस है उससे शेल बाहर आ जाता है, यूएस से मैकडोनल्ड केएफसी बाहर आ जाता है, जापान से उनकी कार इंडस्ट्री बाहर आ जाती है, एंड इफ वी टॉक अबाउट यूएसएसआर तो वहां से उनकी गैस इंडस्ट्री और उनके ऑयल एंड गैस और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, यूक्रेन की बात करें या बाकी डेवलप, वहां से उनके फूड प्रोडक्ट्स, फूड सीरियल्स, ग्रेन्स इंडस्ट्रीज उनकी बाहर आ गई। थर्ड वर्ल्ड में आके उनके काम शुरू हुए। अब यहाँ पे आप आके जो मैकडोनल्ड काम करेगा या कोई और कोई भी जो इंडस्ट्री आके लगेगी, those industries started to provide opportunities to the women of the third world। So this was by dint of capitalism that that poverty stricken women, that destitute women of the third world, they also got economic opportunities। So इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा गरीब औरतों को भी मिली ड्यू टू कैपिटलिज्म। एक ये इंपॉर्टेंट बात। अब अगली डायमेंशन ये तो हो गई कि कैपिटलिज्म के फायदे क्या थे वेमेन के लिए। इसमें अब आप 6 पॉइंट्स ये मैंने बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टीचर बताया जरूरी नहीं है कि वो हकीकत कुल हो, कोई और चीज भी आप ऐड कर सकते हैं, यू आर फ्री टू गो। एक्सप्लॉयटेशन कैसे की कैपिटलिज्म ने औरतों की? कैपिटलिज्म ने एक्सप्लॉयटेशन इस तरह की कि सबसे पहले तो मोरल और एथिकल इश्यूज इमर्ज हुए। कैपिटलिज्म एंड मॉरल एंड एथिकल इश्यूज। कैपिटलिज्म ने औरत को एक शो केस बनाया
और ये आज भी आपको पता है, मुझे बहुत से लोगों ने इस चीज़ का मशवरा दिया है कि सर अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा आ जाएं, आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हों, तो आप एक काम करें, आप एक असिस्टेंट रखें जो कि ना एक खूबसूरत सी खातून हो, तो देखना आपके पास बड़े स्टूडेंट्स आएंगे। सो दिस साइकोलॉजिकल जो है वो एक्सप्लॉयटेशन, इस मर्द हजरात की इस साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया कैपिटलिज्म ने, एंड women वर एक्चुअली मेड शो पीसेस either in advertisement or at the counters or in many businesses as marketing। उनको सिलेक्ट किया गया। तो उससे हुआ क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस कोड। बहुत से कल्चर्स में, बहुत से रिलीजन्स में, अब कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री तो आ गई, उन्होंने बिजनेसेस भी ओपन कर ली, औरतों को जॉब भी दे दी, लेकिन साथ एक सेट फिक्स्ड ड्रेस कोड भी रख दिया। तो उस एथिकल इश्यूज, मॉरल इश्यूज पे बात करें तो बहुत से रिलीजन्स, बहुत से कल्चर्स को इस ड्रेस कोड से मसला था। फिर मेल और फीमेल कलीग्स का मिक्सचर, उससे औरत के लिए नुकसान भी हुए हैं बड़े, उनकी हैरेसमेंट, उनकी एक्सप्लॉयटेशन, और ये सब उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स उन पे ये हुए भी हैं। और खाली दिस मिक्सचर ऑफ मैन एंड वुमेन was simply not acceptable to many cultures। वो गलत है या सही है, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। वो इस्लाम की नज़र में या बाकी किसी मजहब की नज़र में गलत है या ठीक है, वो तो डिबेट ही अलग है। बट बहुत सी सोसाइटीज में ये चीज़ एक्सेप्टेबल समहाउ नहीं थी। उसके अलावा फैमिली से दूर रहना। अब इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिली थी, ये मैं सारे एथिकल या मॉरल इश्यूज डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ डायलेमा जरूर थे। फैमिली से दूर रहना ये बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि ये हकीकत है कि जो मेल्स हैं, जो मेन हैं, दे शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ग्रूमिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, रियरिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। उनको बच्चों की परवरिश में, पालने में औरत का साथ तो देना चाहिए, लेकिन मर्द पता नहीं क्यों ये काम उतना परफेक्टली नहीं कर सकता जितना परफेक्टली ये काम औरत कर सकती है। whether it is a biologically, whether it is a societally constructed thing। वो ये कंस्ट्रक्शन ऐसी हुई हुई है, ये नजरियात ऐसे बने हुए हैं कि ये मर्द ऐसे नहीं कर सकता। बट somehow in the nature of men कि they can't be as perfect as a woman for rearing the children in a society। तो फैमिलीज तो तबाह होना शुरू हो गई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मर्द और औरत दोनों अलग रह रहे हैं, तो उससे किस किस तरीके से फैमिलीज डिस्टर्ब हुई होंगी। यू कैन वेल इमेजिन। तो फैमिलीज से दूर रहना, अ, ये हमारे मॉरल और एथिकल कंसर्न्स जनरेट हुए कैपिटलिज्म से। उसके अलावा विमेन जो हैं उनको बस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर किया गया। विमेन, उनको कोई इंसान नहीं समझा गया, कोई इक्वल ह्यूमन बीइंग का दर्जा नहीं दिया गया, समथिंग ऑनरेबल, समथिंग रिस्पेक्टेबल कंसीडर नहीं किया गया। उनको एक मशीन की तरह कंसीडर किया गया। मेरे पास 5 मशीनें हैं या मेरे पास 100 मशीनें हैं और 100 ही औरतें काम कर रही हैं, मेरे नज़दीक मशीन भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी औरत इम्पोर्टेंट है, या औरत की बस उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी एक मशीन की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन है एज अ कैपिटलिस्ट। So I am not concerned about the health, about the nature of job, uh, about the about the physical conditions, about the health of the woman, about the perceptions of the women, of perceptions of the society about that women working in a specific environment where everything is being decided by me. Her total leaves, her total number of hours, her residence, her dress code, her makeup, her way of talking to others, ये सब कुछ मैं डिसाइड कर रहा हूँ। सो मेरे लिए वो भी मशीन है। जैसे मैंने मशीन के लिए रूल सेट किए हुए हैं कि इसका टेम्परेचर इतना होगा, ये इतने चीज, इतने जो है वो
चीजें प्रोड्यूस करेगी ये मशीन, इसी तरह मेरे औरत के बारे में भी एज एन एम्प्लॉयर, एज ए कैपिटलिस्ट, औरत के बारे में भी मेरे यही नजरियात हैं। सो इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, कि आप एक आलाकार हैं, आप एक मशीन है, आपको एक और इंसान नहीं समझा जा रहा। तो ये कैपिटलिज्म के ऊपर एक बहुत, कैपिटलिज्म के ऊपर ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि विमेन को तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन बना दिया। अब ये है बेसिकली जो वो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है। मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि औरत खुद की तो रिस्पेक्ट ही जाती रही है इस सिस्टम में, और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत हद तक हकीकत भी है। थोड़ी सी तनख्वाह होती थी, थोड़ी सी तनख्वाह होती थी औरत की, और काम उनसे बहुत ज्यादा लिया जाता था। अब मैं अगर औरत को रिसेप्शनिस्ट बना रहा हूँ, या मैं कॉल सेंटर पे खास तौर पे औरतों को ज्यादा जॉब दे रहा हूँ कि वो अगर फोन पे बात करेंगी, तो मेरा मेरा प्रिंसिपली ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा काम है अपने बिजनेस की ग्रोथ। औरत को तो मैं एक आला बना रहा हूँ जिससे बस अट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को। और ये आज भी एक हकीकत है। इफ women are more successful in marketing, women are placed at those places जहां से मर्द को अट्रैक्ट किया जा सके। सो women were made instruments of production। एटलीस्ट घर में उनकी कोई इस हवाले से इज्जत थी कि ये घर संभालती है। देयर हाउस वाज देयर एम्पायर। घर में कोई बहुत बड़े बड़े जो फैसले होते थे मैरिज एंड डाइवोर्स वगैरह को लेके, वो तो चले मर्द डिसाइड करते थे, पर डेली एक्टिविटीज में दे वर प्रिंसेसेस, दे वर लीडर्स, दे वर एट द फोर्ट फ्रंट। उनका घर उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलता था। कम से कम उनकी एक 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 एम्पायर थी विमेन के पास, चाहे वो एक कमरा था और चाहे वो महल था, वो उनकी रियासत थी। So they were even deprived of that crucial and important place। अब तो घर भी ना रहा, काउंटर पे ला के बिठा दिया, यहाँ पे कोई इज्जत नहीं और घर है नहीं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिज्म का ये बहुत बड़ा जुल्म भी है औरत पे। फिर डबल बर्डन ऑफ डोमेस्टिक एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई, आपने औरत को फ्री करना था, आपने औरत को आजाद करना था, आपने औरत को उस सदियों की मुशक्कत से निकालना था जिसमें वो सुबह होने से पहले, सूरज तलू होने से पहले वो जिस मुशक्कत में पड़ती है, और सूरज गरूब होने के बहुत बाद जब उसके बदन का हर हिस्सा टूट रहा होता है, तब वो जाके उसको कहीं बिस्तर नसीब होता है। सो दैट हेक्टिक, दैट मंडेन, दैट sorry state of labor, that sorry state of work, आपने तो उसको, उससे औरत को निकालना था। आपने उसको आजादी के नाम पे इतना ओवरबर्डन कर दिया कि बेचारी वहां का काम कर रही है, वहां से वापस आकर घर भी संभाल रही है। सो एवरी वेमेन वाज नॉट प्रिविलेज्ड इनफ कि वो सिर्फ घर से लग रहा है कि सिर्फ कोई अपनी इंडस्ट्री संभाल रही हो। देयर वाज ए टाइम, इतने टाइम तक वो शाम तक, या सुबह 8 से रात 8 तक, या सुबह 8 से कोई शाम 5, जो भी टाइमिंग्स थी, 10 घंटे थे, 12 घंटे थे, वो काम करती थी बेचारी, घर भी संभालती थी। डे केयर नहीं थे तो बच्चे भी अपने साथ संभालती थी। ये तो आहिस्ता आहिस्ता लेबर लॉज बने, आहिस्ता आहिस्ता लेबर के राइट्स की बात हुई, जब लेबर बेचारी कैपिटलिज्म ने इतनी एक्सप्लॉइट की कि लोगों को निचोड़ लिया अपने प्रॉफिट के लिए, लोगों का खून जब चूस लिया कैपिटलिज्म ने, तो उस टाइम ये तो लेबर के राइट्स की बातें इमर्ज हुई, और ये सारे उनके वर्क आवर्स डिसाइड हुए, पता नहीं कितनी लेबर। ये जो हम यौम मजदूरा मनाते हैं, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन मजदूर मरे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, कुछ राइट्स किए, डिमांड किए थे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने वो उनको अपनी जो प्राइवेट आर्मीज होती थी, प्राइवेट जो उनके गार्ड्स होते थे, उन्होंने फायर ओपन किया था, बहुत सारे मजदूर मरे थे। इस चक्कर में हम आज यौम मजदूरा मनाते हैं। तो ये तो बड़ी हार्ड वन बैटल थी जिसके बाद उनके कुछ राइट्स थे। अदरवाइज देयर वर नो राइट्स। डे केयर नहीं थे तो बेचारी बच्चे साथ रखती थी। दे दैट वाज ए हॉरिबल लाइफस्टाइल दैट कैपिटलिज्म गिव टू वुमेन। तो उनको डबल बर्डन दिया, डबल डबल बर्डन दिया, डोमेस्टिक एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर से फाइनेंसियल भी उनका काम बन गया कि पैसा भी आपने कमा के ले आना है और घर भी संभालना है। सो दिस डबल बर्डन, ऐसी आजादी के फिर क्या ही कहने।
चाइल्ड केयर सपोर्ट नहीं थी, जैसे ये मैंने इसको आप अलग मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत एक एक औरत की तो के लिए तो उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था। आज ये जो बेबी केयर सेंटर्स अभी भी हमारे डेवलप्ड वर्ल्ड में आज भी ये मसले हैं, बहुत सारे हमारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे बेबी केयर नहीं बने हुए। कोई ये CSP क्लास है इनके बने हुए होते हैं, नीचे वालों के तो बहुत कम होता है कि हमको ग्रेड 17 में इवन देखें कि उनके कोई चंद एक इंस्टीट्यूशन हैं, हर जगह नहीं अवेलेबल। तो बेचारी औरतें क्या करती हैं, वो जो आज भी जो औरतें जॉब कर रही हैं वो क्या करती हैं, अपना बेबी अगर कोई उनका छोटा है और घर में कोई संभालने वाला नहीं है तो उसको पहले डे केयर में दे के आती है और फिर वहां से अपनी वर्क प्लेस पे जाती है, फिर वर्क प्लेस से होके डे केयर से उसको कलेक्ट करती है और फिर घर जाती है। सो देयर वॉज नो adequate child care support. Inadequate child care support was another challenge of capitalism. फिर ग्लोबल कैपिटलिस्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, पॉलिसीज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, they were a death blow for women of the underdeveloped world, जिसको हम IMF और वर्ल्ड बैंक कह लेते हैं। अब IMF ने पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को कर्जा दिया है और वो कर्जा दैट स्टेट इज अनएबल टू रिटर्न। कर्जा जब भी दिया जाता है उसके साथ IMF और वर्ल्ड बैंक इंश्योर करते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं। IMF या वर्ल्ड बैंक इंश्योर करते हैं